स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सबको हमारे साथ मजा आ रहा होगा। सेशंस जो है इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और कॉन्सेप्ट सारे एकदम क्लियर हो रहे होंगे। तो बच्चों ये है आज हमारी क्लास 24 और अगर आज की क्लास के बारे में बात करूं तो आज हम पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग यानी कि चिंतन, कि थिंकिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बच्चों ये देखो सीटेट का भी पार्ट है और पीआरटी का भी पार्ट है, लेकिन हमने अपना डाटा उस तरीके से तैयार किया है कि इससे पढ़ने से आपका सीटेट भी कवर होगा प्लस आपका पीआरटी की भी सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो ये मत सोचना कि कुछ भी आपका पार्ट रह जाएगा, ठीक है। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि बच्चों इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं। प्लस ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड भी जो वीडियो है उसका लिंक नीचे बॉक्स में अवेलेबल है कि आपको इस फ्री कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं अब थिंकिंग के बारे में कि क्या होता है इसका मतलब। अब सबसे पहले देखो हम बात करें कि इसका मतलब क्या है। तो थिंकिंग क्या होता है? नॉर्मली आप चीजें सोचते हो, किसी भी चीज के बारे में सोचना, चाहे खाली बैठे बैठे सोचो या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचो, आप कुछ अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हो वो बोल लो, या फिर आप कुछ अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर क्या है, हर चीज में क्या हो रहा है, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहां पर आप चीजों के बारे में चिंतन कर रहे हैं यानी कि सोच रहे हैं। और जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो कहलाती है बच्चों थिंकिंग। अब थिंकिंग देखो मेन पर्पस क्या होता है थिंकिंग का, हमेशा चिंतन का मेन पर्पस होता है किसी भी समस्या को हल करना यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप कभी भी देखना, आप कभी भी सोच रहे हैं, सपोज मान लीजिए एक सिचुएशन है कि आपको एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। जैसे आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वहां क्या होता है, आप जो है उनके आंसर्स के बारे में सोचते हैं। अब उस टाइम जो वो टेस्ट है वो क्या है आपके लिए, वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंकिंग प्रोसीजर को किया यानी कि चिंतन किया। तो यहाँ से क्या समझ आया कि थिंकिंग क्या है, जहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बात आए, जब हम उस प्रोसेस में जुड़ते हैं जहां पर हम उसके लिए सोचते हैं उसको कहते हैं चिंतन। अब ये तो बात कर ली हमने बच्चों देखो पढ़ाई से रिलेटेड यानी कि हमारे स्टडी लर्निंग से रिलेटेड। अब अगर मैं नॉर्मल एक सिचुएशन लूं कि आप मान लीजिए आपकी मतलब कि मान लीजिए भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि भैया तो मेरे से नाराज हो गए, मैं भैया को कैसे मनाऊं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप माइंड में सोचेंगे कि मैं क्या करूं। अब भैया को मनाना क्या है आपके लिए, एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको सोच के अपने दिमाग का यूज करके निकालना है। तो यहाँ से भी क्या आया कि यहाँ पे आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंकिंग की एक्टिविटी का यूज किया यानी कि चिंतन का यूज किया। तो यहाँ से थिंकिंग का मतलब आपको क्लियर है। चाहे हम बात करें पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, हर किसी के बारे में जो सोचना होता है, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात हो, उसको बोलते हैं थिंकिंग। अब यहाँ से एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मतलब कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे। थिंकिंग इज एन एक्टिविटी इन विच वी इंडल्ज फॉर सीकिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम द प्रॉब्लम। थिंकिंग क्या है, बेसिकली एक गतिविधि है यानी कि एक एक्टिविटी है जिसको हम करते हैं जब हमें किसी समस्या यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि हल निकालना होता है, जब हम थिंकिंग एक्टिविटी का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट थिंकिंग के मतलब में या फिर इसकी डेफिनेशन में। अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि थिंकिंग का नेचर क्या है यानी कि क्या प्रकृति है, थिंकिंग की क्या खास बातें हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेन हमारा है बच्चों वो है कि थिंकिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव यानी कि ये एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब ये संज्ञानात्मक गतिविधि कैसे है, देखो आपको क्या बताया गया कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज कौन सी होती है, जहां पर आप अपना माइंड अप्लाई करते हैं, अपनी मेंटल यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं।
तो वो होती है कॉग्निटिव एक्टिविटी। अब थिंकिंग में भी क्या होता है, थिंकिंग में भी आपके दिमाग का इस्तेमाल होता है, हाथों से पैरों से थोड़ी ना सोचते हो, दिमाग में ही तो सोचते हो। तो क्या हुआ, थिंकिंग क्या है, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब आपको यहाँ से खास चीज क्या याद रखनी है कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट यानी कि सबसे उच्च दर्जे की संज्ञानात्मक गतिविधि यानी कि हाईएस्ट कॉग्निटिव एक्टिविटी कौन सी है, तो आपका आंसर हमेशा बच्चों होगा थिंकिंग, क्योंकि सोचने में, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने में सबसे ज्यादा आपका दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से ये चीज भी क्लियर है कि हाईएस्ट कॉग्निटिव एक्टिविटी आपकी होती है थिंकिंग। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में कि थिंकिंग क्या है, जहां पर आप किसी समस्या का हल निकाले यानी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, तो वो क्या कहलाती है, थिंकिंग यानी कि चिंतन। तो यहाँ पर क्या बात समझ आई कि चिंतन के अंदर जो है समस्या का हल निकालने की बात होती है। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड है आपका मेंटल एक्टिविटी नॉट मोटर एक्टिविटी। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो थिंकिंग है वो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, वहां पर आप अपनी मेंटल यानी कि मानसिक प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज का यूज करते हैं। यहाँ पर आप अपनी मोटर एबिलिटीज क्या होती है, जो हमारे हाथ हैं, पैर है, मतलब जिनसे हम चलते हैं, गतिविधियां, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ये एक मोटर एक्टिविटी नहीं है, ये एक मेंटल यानी कि मानसिक गतिविधि है ये। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप हिंदी में बोलते हैं किसी भी हल की समस्या निकालना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सिंबॉलिक एक्टिविटी यानी कि चिन्ह गतिविधि। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंबल्स में हम सोचते हैं, कई बार क्या होता है, आपको सपोज एक सॉल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन थोड़ी माइंड में चलेगा, आप उससे छोटी छोटी चीजें ले लोगे क्वेश्चन से और माइंड में उसके बारे में सोचोगे। अब मैंने सपोज मान लो आपको चैप्टर पढ़ाया, थिंकिंग का भी पढ़ रहे हो, तो क्या पूरी की पूरी स्लाइड्स एज इट इज आपके माइंड में चलेगी? नहीं, आप छोटी छोटी चीजें ले लोगे, या फिर जो इमेजेस मैंने ऐड करी हैं अपनी स्लाइड्स में, आप वो इमेजेस को यूज करोगे अपने माइंड में चीजों को सोचने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम चीजों को सोचने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि सपोज मैं किसी ट्री के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं ट्री की इमेज अपने माइंड में बना लूंगी, तो सिंबल्स के अंदर क्या चीज आएंगे, आपकी इमेजेस आएंगे या फिर साइंस आएंगे, यहाँ से आप चीजों को समझ जाते हैं। अब सपोज आपको मैंने बोला है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं सीधा सिंबल लगा दूंगी माइनस, तो आप समझ जाएंगे मुझे पूरा सब्ट्रैक्शन लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स देख के भी सोचा जा सकता है, चिंतन की गतिविधि को परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पांचवा आता है बच्चों इन्वॉल्व रीजनिंग, यानी कि इसके अंदर तर्क भी सम्मिलित होता है। अब रीजनिंग कैसे सम्मिलित होता है, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, देखो एग्जाम में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर क्या होता है, आपको बेसिकली एक पैटर्न सोचना होता है कि क्या आंसर होगा, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, या फिर इसके पीछे का कारण क्या है। जब भी आप तर्क लगाते हैं, आप रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी आप जो है सोचते हैं, यानी कि मानसिक गतिविधि होती है वहां पर आपकी, आप वहां पर थिंकिंग करते हैं। तो यानी यहाँ से आपको क्या क्लियर होता है कि थिंकिंग के अंदर रीजनिंग भी आती है। इसके बाद लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कि थिंकिंग जो है बच्चों वो गोल डायरेक्टेड होती है, यानी कि ये लक्ष्य निर्धारित होती है। अब ये लक्ष्य निर्धारित कैसे होती है, आप जब भी सोचते हैं तो सोचने का कोई पर्पस होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एग्जांपल दिया था, आपका टेस्ट हुआ तो आप टेस्ट के लिए सोचेंगे, आपके पास एक गोल है कि मुझे इसका आंसर याद करना है, मुझे इसका आंसर सही टिक करना है, तो गोल है आपके पास। दूसरा एग्जांपल क्या दिया था कि भाई से लड़ाई हुई, भाई को मनाना है। अब भाई को मनाना क्या है, आपके पास एक गोल है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि थिंकिंग हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई बार क्या होता है, थिंकिंग हम मतलब कि बिना मतलब की भी करते हैं, उसका कोई गोल नहीं होता, वो बेसिकली एक तरीके से उस थिंकिंग का कोई इस्तेमाल नहीं होता है हमारी लर्निंग में। अगर मैं लर्निंग की बात करूं
तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन अगर लर्निंग के अलावा मैं बात करूं तो जहां पर हम डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब दिन में सपने देखना, यूं ही बिना मतलब की बात सोचना, अरे मैं तो शाहरुख खान से मिल लूंगा तो ये हो जाऊंगा, अगर मैं अंबानी बन जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मतलब कि बिना मतलब की बातें सोचना। हमें पहले उन चीजों पे काम करना है। अगर हमारा गोल है, उससे रिलेटेड अगर हम सोच रहे हैं तो वो लर्निंग के अंदर आती है, नहीं तो वो बेवजह होती है, उसका कोई गोल नहीं होता, वो अलग प्रकार की थिंकिंग है। ठीक है, अभी यहाँ से आपको थिंकिंग का नेचर क्लियर हो गया कि थिंकिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है मन में? कोई यहाँ पे मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लेना, आपको दोबारा से एक्सप्लेन करा जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ थिंकिंग की, यानी कि कितने प्रकार होते हैं चिंतन के। तो आपको यहाँ पर देख रहे हो मैंने 5 टाइप्स लिखे हैं। अब आपको 1 बाय 1 हर टाइप को ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन थिंकिंग के बेसिस पे आपको बन सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। पहला है यहाँ पे बच्चों परसेप्चुअल थिंकिंग, यानी कि अवधारणात्मक सोच। आप परसेप्चुअल थिंकिंग को बच्चों एक और नाम से जान सकते हैं, इसको कंक्रीट थिंकिंग भी बोला जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको ये लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इससे क्या मतलब है, कंक्रीट थिंकिंग से तो आपको डायरेक्टली मतलब रिलेट हो गया होगा। कंक्रीट मतलब जो चीजें हम देख सके, तो वही है परसेप्चुअल थिंकिंग। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनको आप देख कर सोच रहे हैं, सपोज मेरे सामने मेरी बुक रखी है तो मैं उस बुक को देख के कुछ सोच रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंक्रीट थिंकिंग कर रही हूँ, मैं किसी चीज को देख कर उसके बारे में सोच रही हूँ। तो यहाँ पर कंक्रीट थिंकिंग आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कंसेप्चुअल थिंकिंग, यानी कि वैचारिक सोच। इसको आप बच्चों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने याद हो तो पियाजे की इसमें पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, यानी जहां पर हमारे सामने कोई चीज नहीं होती, हमारे एट प्रेजेंट नजरों के सामने वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हम कुछ भी माइंड में एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी बच्चे को बोला कि सपोज करो आपके पास 5 टॉफी है, आपके पास 6 टॉफी है, तो बताओ टोटल कितनी हुई। अब बच्चों के पास तो नहीं है ना टॉफीज, लेकिन उन्होंने माइंड में सोच लिया, तो क्या हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हुई। प्लस अगर थोड़ा अगर मैं हायर लेवल पे इसको ले जाऊं तो बच्चों को हम क्या होता है कई बार टॉपिक्स देते हैं, क्या बताइए, इफ यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते। अब यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, यानी जो चीज है ही नहीं, जो चीज फिलहाल जिसका नामो निशान ही नहीं है, वो उसके बारे में भी सोचेगा। तो वो ही कहलाती है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि चिंतनशील सोच। अब इसको देखो ध्यान से समझना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग थोड़ी इनसे डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है, मेन आपके एक्सपीरियंसेस, यानी जो चीजें आपने अनुभव कर रखी हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप यहाँ पर सोचते हैं। अब मैं आपको पहले इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, क्योंकि कई बार बच्चों को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में यानी कि चिंतनशील सोच को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब जैसे सपोज मानो आप एक बस स्टॉप पे बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो ट्रेन के पीछे मतलब कि बस के पीछे भाग रहा है, तो आप बैठे बैठे सोचेंगे शायद इसका बैग मतलब गाड़ी में रह गया, ये इसलिए भाग रहा है कि रोको रोको भाई मेरा बैग दे दो, या फिर ये इस बस में इसे बैठना था ये इसलिए भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक इंसान जो है सोचता है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, शायद इसके पीछे होने का रीजन ये है। अब वो पर्सन उस चीज को सोचने में कामयाब कैसे हुआ, क्योंकि शायद कभी वो भी उस सिचुएशन में रहा होगा जहां पर उसकी बस छूटी होगी, या फिर उसका जो सामान है वो बस में छूटा होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको कि आप जो है आदत है आपको डायरी में ना नोट डाउन करने की चीजों को, ठीक है, आज के साथ पूरे दिन में जो भी हुआ आप डायरी में वो चीजें लिखते हैं। तो डायरी में आप जब लिखते हैं आप अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, और आप उसमें ये भी चीज लिखते हैं कि आज मैंने ये चीज गलत की है, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या फिर आज मैंने ये चीज अच्छी करी है मैं इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो चीजें आपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव कर रखी हैं उसके बेसिस पर आप सोचते हैं कि आगे आपको क्या करना है और या फिर क्या नहीं करना है।
ठीक है, सिंपल है। जब आप अनुभव के बेसिस पे सोचेंगे तो वो आती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर। यहाँ से क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि रचनात्मक सोच। इसका तो बहुत इजी होगा, आई होप सो, मतलब सब बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। जब भी आप कोई नई चीज बनाएं तो वो आती है क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर। चाहे आप आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई चीज बना रहे हैं, चाहे आपने कोई मॉडल बना दिया या फिर आपने कोई नई स्कीम बना दी, मतलब कुछ भी आप नया बना रहे हैं तो वो आता है क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर, जहां पर अपना माइंड अप्लाई करके कुछ यूनिक चीजें बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि महत्वपूर्ण सोच। अब इसमें क्या होता है कि आप ना किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर आप ये नहीं देखते कि मेरे साथ वो चीज एक्सपीरियंस हुई या नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से क्या गलत है। आप सिंपल सोचते हैं क्रिटिकली कि क्या ये चीज सही है, क्या ये गलत है। आपका इसके एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं होता है, बस आप नॉर्मली सिंपली उस चीज के बारे में सोचते हैं। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा बच्चों एक थिंकिंग और होती है, उसे कहते हैं हम एसोसिएटिव थिंकिंग। अभी आपको अगर याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि कुछ थिंकिंग होती है जिनमें हमारा कुछ ना कुछ गोल होता है। तो ये बच्चों पांचों वो थिंकिंग है जहां पर हमारा कोई लक्ष्य होता है, हमारा कोई गोल होता है। लेकिन एक थिंकिंग हमारी वो भी होती है जहां पर हमारा कोई गोल नहीं होता है। तो जहां पर हम बिना मतलब एमलेसली, मतलब कि हमारे सोच जो है बिना मतलब वॉन्डर करती है हमारे माइंड में इधर उधर, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव थिंकिंग। वो पांचों अलग श्रेणी के अंदर आते हैं और एक ये जो थिंकिंग है ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है आपको थिंकिंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे, हमने भी यहाँ पे बात करी थी एक जगह क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, कि जहां पर हम कुछ नया बनाते हैं, कुछ भी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर दो प्रकार की थिंकिंग आती है। एक मिनट, सबसे पहले तो अपना अच्छा सा कोई पेन का कलर लगा लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जाएगा कि क्रिएटिव थिंकिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसको बोलते हैं बच्चों अपसारी चिंतन, और इसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन। पहले तो इन दोनों के मतलब समझ लो, फिर इसका क्रिएटिव से हम जो है लिंक करेंगे, ठीक है, कि क्रिएटिव के अंदर कौन सी थिंकिंग का ज्यादा अहम रोल है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन होता है जहां पर आप किसी भी प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन सोचते हैं। तो सपोज मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो इसके आप जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं आप उतने सॉल्यूशन इसके ढूंढेंगे। अगर 5 सॉल्यूशन है, 6 सॉल्यूशन, जितने भी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप डाइवर्स तरीके से सोचते हैं, यानी कि थोड़ा वाइड तरीके से। एक सिंगल एक सॉल्यूशन पे आप नहीं आते हैं। आप जितना ज्यादा क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं किसी चीज को करने में, आप उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन समझ आया कि जहां पर आप किसी भी एक समस्या का बहुत सारे हल निकालते हैं, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन क्या होता है, यहाँ पर आप किसी भी एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी कि अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो सिंपली आप इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनके हिसाब से आप सिर्फ एक हल पे आएंगे। तो ये अंतर है सबसे बड़ा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, डाइवर्जेंट यानी कि डाइवर्स तरीके से सोचना, थोड़ा बढ़ा के सोचना। तो बढ़ा के क्या सोच रहे हैं आप, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लिए। दूसरी तरफ है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यानी जहां पर आप किसी भी चीज का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन बताएंगे, वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जो आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ना बच्चों, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में होते हैं। वहां पर क्या है, आप सिंपली एक कोई भी उसका आंसर टिक करेंगे। जितने भी फैक्ट्स आपको पता है उसके बारे में, जितने भी तथ्य आपको पता है, उसके बेसिस पे आप सिंपल एक आंसर टिक कर देंगे। तो ये एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपकी कौन सी थिंकिंग का इस्तेमाल होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का। अगर मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करूं तो आपको मैंने अगर एग्जाम में पूछा है, फिर सपोज किसी ने पूछा कि आप जो है
मैटर्स का, मतलब कि सॉलिड जो एक मैटर है उसका कोई एग्जांपल दीजिए। अब आप जो है 3-4 एग्जांपल भी दे सकते हैं, या फिर आपने कोई और एग्जांपल दिया, दूसरे बच्चे ने कोई और एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है। एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बीच में मतलब कंफ्यूजन बहुत होती है, तो कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखना बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूँ इसको क्रिएटिव थिंकिंग से जोड़ने की, तो बच्चों क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो क्रिएटिव से सीधा सीधा दिमाग में लगा लेना, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि क्रिएटिविटी में क्या होता है, आपका माइंड क्रिएटिव होता है, बहुत सारी चीजें सोचते हो, इसको मैं ऐसे भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, मैं क्रिएटिविटी दिखाते हो आप अपनी, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी आप अपनी क्रिएटिविटी ही दिखाते हैं। तो यानी कि ये दोनों सिमिलर है, आपको एग्जाम में इन दोनों को लिंक करना है आपस में। यहाँ से क्लियर है आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। अभी मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बताया था, तो अब रीजनिंग भी 2 प्रकार की होती है। देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और यहाँ पर बच्चों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब रीजनिंग भी 2 प्रकार की है, एक है इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक सोच या फिर तर्क, दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्क। अब यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्पेसिफिक टू जनरल। यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक चीजों के सॉल्यूशन को मिला के एक जनरल सॉल्यूशन मिला लेते हैं। अब देखो ये चीज से जो है कभी भी इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्लियर नहीं होगी। ये यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार डायरेक्ट ये चीज भी लिखी हुई आती है। इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। अब सपोज मान लो कि आपने क्लास में बच्चों को बोला कि मैंने ये पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया अपनी एक क्लास में कि ये जो पेड़ है ये भी ग्रीन है, जो रोज है उसके लिए प्लांट की जो लीव्स है वो भी ग्रीन है, जो मैंगो का पेड़ है वो भी ग्रीन होता है। तो यहाँ से क्या है, बच्चों को जो है हमने स्पेसिफिक अलग अलग विभिन्न प्रकार की बातों के बारे में बता दिया। ये पेड़ भी हरे रंग का है, ये पेड़ भी हरे रंग का है, ये पेड़ भी हरे रंग का है। तो बच्चा क्या है उन सब चीजों से मिला के एक जनरल रूल बना लेगा, अपना एक जनरल कॉन्सेप्ट यानी कि सामान्य कॉन्सेप्ट बना लेगा दिमाग में कि हर एक पेड़ जो है वो हरे रंग का होता है। यहाँ पर क्या हुआ, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से आपने समझ के अपना एक जनरल रूल बना लिया, एक जनरल कॉन्सेप्ट बना लिया। या फिर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं कि राधा जो है मॉर्टल है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है हमारी साइकोलॉजी में। राधा एक लड़की है कि ये मॉर्टल है यानी कि इसका मरना तय है, ठीक है। अब कृष्ण है वो भी एक लड़का है, वो भी मॉर्टल है यानी उसका भी मरना तय है। अब एक लड़का है श्याम, वो भी मॉर्टल है यानी उसका भी मरना तय है। तो यहाँ से बच्चे ने जो है एक अपना जनरल रूल बना लिया कि हर एक इंसान का मरना तय है। तो यहाँ पर क्या बात हुई, जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाए यानी कि अलग अलग चीजों से मिलके आप अपना एक जनरल एक कॉन्सेप्ट बना ले, तो वो आता है इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। अब दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल इसका अपोजिट यानी कि जनरल से स्पेसिफिक, यानी जहां पर आप एक कॉन्सेप्ट का यूज करके हर जगह उसको अप्लाई करते हैं। इसका देखो सबसे बेहतर एग्जांपल जिसे आप लिंक कर पाएंगे, ये तो बहुत बार किया है ना, a+b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। आपको बस मैंने आपको एक जनरल रूल बता दिया कि a+b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वहां पर ये रूल अप्लाई करेंगे। अब ये एक जनरल रूल है, आप उसको इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर देंगे, आप उसको इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप इसको जो है इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं और स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आपने जो है जनरल रूल अप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप जनरल से लेके स्पेसिफिक की तरफ गए। तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग। अगर मैं आपको इसको इजी तरीके से बताऊं कि सपोज मान लो आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपने वहां पर कई बार क्या देखा है कि ट्रेन के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो आपने सब लोगों से बात करी, भाई आप क्यों भाग रहे हैं, तो उसने बताया मेरी ट्रेन छूट रही है इसलिए भाग रहा था मैं। आपने किसी और से पूछा आप क्यों भाग रहे थे, उसने भी बोला मेरी ट्रेन छूट गई थी।
तो ऐसे आपने 3-4 लोगों से पूछा तो सबने सेम ही जवाब दिया कि मेरी ट्रेन छूट गई थी। तो यहाँ पर उसने क्या कॉन्सेप्ट बना लिया अपने माइंड में कि जनरल कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन के पीछे जो है इंसान जब भी भागता है जब उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो उसके माइंड में अभी कि जनरल कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो अब वो किसी भी इंसान को अगर भागते हुए देखेगा तो हमेशा यही बोलेगा कि ये जरूर इसलिए भाग रहा है कि इसकी ना जरूर ट्रेन छूट गई है। ठीक है, तो यहाँ से इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्लियर है। आपको बस माइंड में देखो ये लाइन याद रखनी है, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। आगे बढ़े फिर। अब देखो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग का आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब भी आप रीजनिंग को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, पैटर्न दिया है, आप उस पैटर्न को सोचते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नंबर्स दिए हैं, आप देखेंगे इनमें क्या जनरल एक चीज रूल अप्लाई हो रही है। यहाँ पर भी 3+ हो रहा है, यहाँ पर भी 3+ हो रहा है, यहाँ पर भी 3+ हो रहा है। तो यानी आप समझ गए हैं कि यहाँ पर एक जनरल रूल बन चुका है 3 को प्लस होने का। तो अब आपको कोई भी अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी होगी आप सिंपल उसमें 3+ कर देंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे और ज्यादा सोचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से चिंतन का विकास कर सकते हैं अपनी कक्षा के बच्चों में, यानी कि हाउ विल यू डेवलप द थिंकिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, चलिए पहला है यहाँ पर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ज्ञान और अनुभव। देखो अगर हमें किसी चीज के बारे में सोचना है तो सबसे पहले तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, या फिर हमने थोड़ी बहुत उस चीज को एक्सपीरियंस कर रखा हो। क्योंकि अगर मान लो हम उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर मैं आपसे सपोज मान लूँ, हम तो देखो सारे टीचिंग लाइन से रिलेट करते हैं, अगर आपसे कुछ जो है सिविल इंजीनियरिंग का पूछ लिया जाए तो क्या आप उसके बारे में सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि ना तो हमने वो चीज़ें कभी अनुभव करी है, ना ही हमें उन चीज़ों की नॉलेज है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी भी थिंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपको सबसे पहले या तो उन्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाना है, या फिर आपको उन चीज़ों की उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी है ताकि वो बेहतर तरीके से थिंकिंग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। आपको हमेशा बच्चे को सोचने के लिए मोटिवेट करना है कि नहीं आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, सोचो इसके बारे में कैसे करोगे। आपको मोटिवेट करना है कि हाँ तुम कर सकते हो। अगर आप मोटिवेशन नहीं करेंगे तो बच्चा सोचेगा ही नहीं, सोचेगा चलो छोड़ना, क्या करना छोड़ दो। तो आपको क्या करना है, बच्चे को बात बात पे मोटिवेट करना है। इसके बाद थर्ड है सेटिंग गोल, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना। ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि कभी भी अगर आपको थिंकिंग को डेवलप करना है तो उससे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप किसके लिए सोच रहे हैं, किस काम को पूरा करने के लिए आप थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, बच्चों के गोल को सेट करने में हेल्प करेंगे ताकि उनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि आपको उन्हें खुली मतलब छूट देनी है उनके चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। अब कैसे कि आपने सपोज बच्चों को बोल दिया कि आपको जो है रंगोली के डिज़ाइन सोचने, ठीक है। अब बच्चा सोच के लाया, मतलब कुछ अलग सा ऊट पटांग का सोच के लाया, तो आप क्या बोलेंगे, ये सोचा है तुमने, ये इतना गंदा। ऐसा नहीं करना है, बच्चों की सोच को फ्रीडम देनी है। अब वो चाहे जो भी सोच रहा है पहले उसको ढंग से सोचने दो, बात बात पे टोकना नहीं है। यानी कि उसको उसके थॉट्स की उसकी फ्रीडम होनी चाहिए ताकि उसकी थिंकिंग बेटर तरीके से डेवलप हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड सा टर्म लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब उतना ही आसान है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई मतलब प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप सोचे जा रहे हो, नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को साइड रख देंगे, उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो जब आप अपने माइंड को फ्री करके सोचेंगे तो आप देखना आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम बहुत एक्स्ट्रा सोच लेते हैं तो हमारा माइंड परेशान हो जाता है और जिन चीज़ों का हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। तो इंक्यूबेशन का मतलब यही है कि आपको बीच में थोड़ा सा फ्री टाइम लेना चाहिए, रेस्ट पीरियड लेना चाहिए और दोबारा से उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आपको थिंकिंग को आपकी डेवलप करना है तो आपको इंक्यूबेशन का जो है यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा आप सोच लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग नीचे की तरफ आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि जब भी आपकी IQ लेवल की बात करूँ या फिर समझदारी की बात करूँ मैं,
इंटेलिजेंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में सोचना है तो वहां पे इंटेलिजेंस का यूज होगा ही होगा। अगर आप इंटेलिजेंस का यूज नहीं करेंगे, अगर आप अपने माइंड का यूज नहीं करेंगे तो आप सोच ही नहीं सकते, आप बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। तो आपको अपनी क्लास में इस तरीके की एक्टिविटीज कंडक्ट करानी है जिनके थ्रू आप बच्चों की इंटेलिजेंस को डेवलप कर सके, ताकि उनके थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का डेवलपमेंट। अब क्या होगा, आपने कोई चीज सोच ली लेकिन उसको आपको एक्सप्रेस करने के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, या फिर आप जब भी सोच रहे हैं ना माइंड में, तो कई बार ना एज इट इज सेंटेंसेस चल रहे होते हैं, तो वहां पर भी क्या लैंग्वेज चल रही होती है पूरी। तो आपको बच्चों की लैंग्वेज को भी डेवलप करना है ताकि उनकी थिंकिंग बेटर तरीके से डेवलप हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रिएशन, यानी कि आपको उनकी रुचि को बढ़ाने वाले कार्य क्लास में कराने हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे का किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं तो ना तो आप उसे वो लर्निंग करा सकते हैं, ना आप थिंकिंग करा सकते हैं, ना ही आप मतलब उसे किसी भी चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट यानी कि रुचि क्रिएट करनी है कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, ताकि बच्चे जो है थिंकिंग को कर सके। यहाँ से ये तो आप कह सकते हैं टेक्निक्स थी या फिर ये तरीके थे जो आप अपनी क्लास में अपनाएंगे तो बच्चे की जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगी। अभी आज का कॉन्सेप्ट बच्चों यहीं तक था, थिंकिंग के बारे में हमें यही चीज़ें पढ़नी थी। इससे ज़्यादा आपको थिंकिंग में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, थिंकिंग बस आपके लिए इतना ही है। अब एज यूजुअल जो हमारा रिचुअल है, छोटा सा क्विज होगा, मतलब कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आज के टॉपिक के बेसिस पर, देखेंगे कितने बच्चों के क्लियर हुए हैं और कितने के नॉलेज में अभी भी थोड़ा सा गैप रह गया है। और सारे बच्चे आंसर किया करो, हर बार बोलती हूँ सारे नहीं आंसर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कौन बनेगा क्विजपति। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या चीज आती है। ऑप्शन ए जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन बी स्पेसिफिक टू जनरल, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का दोबारा से निर्माण करना, या फिर ऑप्शन डी इंक्वायरी बेसिस मेथड्स का यूज करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो वो कौन से प्रकार की थिंकिंग होती है। पहला वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, नेक्स्ट वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, सी ऑप्शन वो कंसिस्टेंट थिंकिंग होती है, डी वो मेमोरी बेस्ड थिंकिंग होती है। क्लियर है क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्रिएटिविटी किससे रिलेट करती है। ऑप्शन ए डाइवर्जेंट थिंकिंग से, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट थिंकिंग से, या फिर ऑप्शन सी इमोशनल थिंकिंग से, या फिर ऑप्शन डी इगोइस्टिक थिंकिंग से। ठीक है, क्लियर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिचुएशन पे बेस है कि एज अ टीचर आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो क्रिएटिवली सोचे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कि आप उनको वो एक्टिविटीज देंगे जहां पर वो रिकॉल कर सके क्वेश्चंस को, यानी कि वो याद कर सके कि आपको क्या पढ़ाया था, उसके बेसिस पर आंसर करें। नेक्स्ट है कि आप उनको एमसीक्यूज बताएंगे कि एमसीक्यू में आंसर दो। नेक्स्ट है कि आप उनको बोलेंगे कि सिंपली आप आंसर्स को मेमोराइज कर लीजिए। एंड लास्ट ऑप्शन है कि आपको बोलेंगे उनको कि एक प्रॉब्लम है
और आप इसके कितने सॉल्यूशंस मुझे बता सकते हैं, आप उतने बताइए, आप ये चीज करेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, आपको बताना है किस पर बेस्ड नहीं है वो। ए ऑप्शन इमेजिनेशन, बी ऑप्शन एक्सपीरियंस, सी ऑप्शन इंटरेस्ट एंड डी ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर डिसीजंस। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको पांचों क्वेश्चंस के आंसर बच्चों करने हैं कमेंट बॉक्स में। मैं सबके आंसर्स चेक करूंगी कि किसके ठीक है और गलत हैं तो क्यों गलत हैं। आज का बच्चों सेशन यहीं तक था। अगर आपको आज का हमारा क्लास पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या चीज अच्छी लगी है, प्लस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे साथ और भी ज्यादा बच्चे जुड़े। तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।